first SSB, I got recommended from 19 SSB इलाहाबाद. तो देवांश was also from my batch. तो मुझे लगा मैं इन ही हूँ. तो इन तो नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था तो AR1 आएगी या 2 आएगी, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा. तो मेरे पहले ईयर में ही 7 बैक आ रखे हैं. Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all guys are doing well and preparing well for your upcoming NDA Defense Examination. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक रिकमेंडेड कैंडिडेट से जो कि 2 बार रिकमेंड हुए हैं फॉर NDA एंट्री, NDA 149 एंड NDA 151 कोर्स. इनका नाम है सत्यपाल सिंह. तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, क्या क्या हर्डल्स उन्होंने इस जर्नी के दौरान फेस किए और क्या क्या एक्सपीरियंसेस उन्होंने इस जर्नी के दौरान फेस किए और क्या क्या उन्हें इस जर्नी से सीखने को मिला. सत्यपाल अब जल्द ही एकेडमी जाने वाले हैं और 23 दिसंबर को इनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइनिंग है. तो ये बहुत इंतजार कर रहे थे इस मोमेंट का और आज फाइनली ये मोमेंट इनका सपना साकार होने को आ ही गया है. तो चलिए शुरू करते हैं सत्यपाल से बातचीत, और जिससे कि बहुत सारे अपकमिंग डिफेंस एस्पिरेंट्स को इनसे गाइडेंस मिले और इनसे इनकी जर्नी से सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहे. चलिए शुरू करते हैं. मैं सत्यपाल आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आप अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाइए सभी से कि आप शुरुआत करी और कितने आपने अटेम्प्ट्स दिए, कैसी आपकी ये जर्नी रही, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए. So thank you, Devansh, first of all for inviting me on your platform. So my name is Satyapal Singh. I belong to Aligarh, Uttar Pradesh, and I have completed my schooling from APS Amritsar School, my higher schooling. And after that, I have appeared for 3 SSB. And in first SSB, I got recommended from 19 SSB Allahabad. So Devansh was also from my batch, and it was for NDA 149 course. In that, I got merit out. My rank was 486. And in second SSB, it was for technical entry 48. I got conference out. And then in third SSB, I finally got recommended and medically fit from 24 SSB Bangalore. And now in this course, I got AR 249. So eagerly waiting for joining the NDA. अच्छा सत्यपाल, तो आपने कहा कि आप इलाहाबाद से भी रिकमेंड हुए थे और आप उसके बाद दोबारा कॉन्फ्रेंस आउट भी हुए. तो आप हमें बताना चाहेंगे कि जब आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे तो उस टाइम आपको कैसा लगा और लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रिकमेंड हो गया था, फिर ये कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो उस टाइम में आपने अपने आप को कैसे संभाला और कैसे आगे आप दोबारा नए सिरे से आपने स्टार्ट किया NDA 151 के लिए? तो जब टेक्निकल एंट्री 48 के लिए गया था भोपाल, तो मतलब लगा नहीं था कि कॉन्फ्रेंस आउट हो जाऊंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़िया थी, मतलब इतनी भी बढ़िया नहीं थी. पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब कॉन्फ्रेंस का दिन था, तो मेरा डिस्कशन भी 1-1.5 मिनट चला था बस. बाहर डिस्कशन भी चलता है और अंदर भी 1 मिनट ही चला था बस. तो मुझे, क्योंकि ये होता है कि डिस्कशन अगर 1 मिनट चलता है तो वो होता है ना कि शॉर्ट इन है या शॉर्ट बाहर है, तो ये होता है. तो मुझे लगा मैं इन ही हूँ. तो इन तो नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था तो AR1 आएगी या 2 आएगी, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा. 1 मिनट कॉन्फ्रेंस चली थी, तो मैं बड़ा खुश था. फिर अब तो मतलब रिकमेंड तो मैं हो ही रहा था, ये तो था ही दिमाग में. फिर तो रैंक सोच रहा था कि रैंक क्या आएगी, AR1 आएगी या 2 आएगी. तो फिर बाहर बैठे तो 10-15 मिनट में रिजल्ट आ गया था. तो साइक वाली मैम आई थी सुनाने के लिए रिजल्ट. तो मैं फुल उसमें था, कॉन्फिडेंस में दूंगा तो मेरा नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 मिनट चलिए कॉन्फ्रेंस, और प्रीवियसली रिकमेंडेड पहले से ही है, तो कौन ही बात कर देगा. तो बैठे, तो जो वो होता है, चेयर होती है बैठने वाली, उसमें वो होता है पट्टा था, मतलब होता है ना पट्टा से लिखने के लिए. तो मैं पट्टा खोल के बैठा था वो वाला, क्योंकि मुझे उठना था, क्योंकि जब नाम आएगा तो उठना तो पड़ेगा ही. मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो पट्टे को मैं खोल के बैठा था कि नाम आएगा. मेरा चेस्ट नंबर था 22. तो पहला आया 2 का, फिर आया सीधा 16,
फिर 17, फिर आया 20 का। जैसे 20 का आया मैं तैयार हो गया उठने के लिए, क्योंकि मुझे पता था 21 का तो होने वाला है नहीं, तो 22 आएगा सीधा। 22 नहीं आया, फिर आया 23, गजब बेइज्जती है। फिर आया 25। तो 25 पे खत्म हो गया मैम, चल दी। तो जब पता लगा नहीं कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ, है ना, तो तब लग रहा था कि वापस आएंगी मैम, की सुनाएंगी दोबारा कि हाँ नहीं एक रह गया ऐसा ऐसा, तो पर नहीं आई मैम। तो जब भी मतलब फील हुआ नहीं कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ, तब भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया है, क्योंकि ना कॉन्फ्रेंस आउट पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था, तो लगा नहीं था कि हो सकता है ये भी। तो फिर सर आए, वाले एनसीयू सर आए, वो कहते हैं कि मोबाइल आ रहे हैं तुम्हारे, मोबाइल लेके अभी 15 मिनट बस आएगी है, तो निकल लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो फिर मोबाइल लिए बाहर गए, तो उसमें मेरा दोस्त आए, जस्ट नंबर 24, वो रिकमेंड हो गया था। वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था वो। तो वहां से वो जब आ रहा था ना अपनी फाइल लेके, तो वो रोने लग गया था वहां से मेरे को देख, क्योंकि मैं बाहर हो गया था कॉन्फ्रेंस हाउस, तो वो रोने लग गया मेरे को देख के कि भाई तू जा रहा है ऐसे ऐसे। तो आके लिपट गया मेरे से। तो जब जाके मुझे थोड़ा पता लगा कि हाँ घर जाना पड़ेगा अब, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हैं। तो ये फिर हाँ हाँ, तो फिर वो चिपट गया मेरे से, रोने लग गया कि भाई ऐसे तो चले जाएगा अब ना, कि मैं कैसे रहूंगा, है ना, क्या क्या करेंगे, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मैंने उसको समझाया, मैं कोई बात नहीं भाई, मैं तो बस, फिर मैं उसको ना गेडी वो मार रहा, हवाबाजी कर रहा कि मैं तो ओटी वैसे भी नहीं जाता, मैं तो बनाई एनडी के लिए हूँ। तो ऐसे थोड़ी हवाबाजी कर दी, फिर वहां से आ गया। अब फिर वही है कि अब कॉल करना है, घर में बताना भी है कि बाहर हो गए हैं। अब वो कॉल नहीं हो रहा मेरे से, कॉल करूंगा तो क्या बताऊं क्या कि बाहर हो गया हूँ। तो फिर मैंने कॉल करा नहीं, मैंने मैसेज करा मम्मी को कि ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ। तो घर वाले मान नहीं रहे मैसेज का, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, उनको लग रहा मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब स्क्रीनिंग हुआ था तब भी मजाक किया था मम्मी को, कि मैंने कहा था कि स्क्रीन आउट हो गया ओके। हूँ। तो फिर मम्मी ने कहा था नहीं ऐसे, मतलब कैसे स्क्रीन आउट हो गया। तो मैंने कहा था नहीं नहीं स्क्रीनिंग हो गया हूँ। तो अभी उनको लग रहा है कि मजाक ही कर रहा है वापस, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ नहीं, ऐसे ही वो कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। वो मान नहीं रहे, फोन में से होगा नहीं, क्योंकि मैं रो रहा था जब आंसू गिर रहे थे जब। तो फोन करा नहीं, मैसेज ही करा, फिर मैंने कहा नहीं नहीं आउट ही हो गया हूँ। आंसू आ गए थे, आंसू आ गए थे। आंसू बहुत बुरे आए थे ठीक खतरनाक है। आए थे पूरे। हाँ, मतलब ये तो स्क्रीन, मैंने भी देखा है कि एसएसबी में कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे साथ वाले बच्चों का नहीं हुआ है, या फिर हमारा नहीं हुआ है, जिनका हुआ है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा भी नाम आए, पर हमारा जब नहीं आया होता तो हम देखते हैं कि उनमें ऐसा क्या था, उन्होंने कैसा अलग परफॉर्म किया। फिर आपको क्या लगा कि आपने उस टाइम में ऐसा क्या ओवर परफॉर्म कर दिया था कुछ, या अंडर परफॉर्म कर दिया था कि आप उस अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, उससे पहले जो एसएसबी दी उसमें हो पाए, और जो अब दिया आपने उसमें उसमें दोबारा रिकमेंड हुए पर उसी में नहीं हुए, आपको क्या लगा? उसमें मेन गलती जो मेरी थी, जो मुझे लगी हुई थी कि ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा ही था। मतलब एक लेवल होता है ओवर कॉन्फिडेंस का, मैं उससे भी पार था मतलब काफी ओवर कॉन्फिडेंस था। तो प्रिपरेशन मैंने इतनी अच्छी नहीं करी थी, तो प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो वही है। और कुछ चीजें भी मतलब किस्मत ने भी इतना साथ नहीं दिया, तो मतलब दोनों चीज, ना प्रिपरेशन अच्छी थी ना किस्मत अच्छी थी। तो ये दोनों चीज जब मिल गई तो फिर भारी हो गया मैं। और मतलब अब अगर टेस्ट भारी की हो गए, बात, और तब हाँ, हाँ, टेस्ट बताइए। मतलब अगर टेस्ट की बात करूँ तो जो साइक टेस्ट होता है, उसमें साइक में भी मैंने जो एसआरटी होती है वो 31 करी थी। और जो टैट होते हैं उसमें भी टैट मैंने मतलब इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे मैं वैसे लिखता हूँ, मतलब वैसे ही थे, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करी थी ना। और जो एसएसबी था वो कब दिया था मैंने, वो दिया था अगस्त में दिया था, जो था एनडीए वाला। और ये वाला दिया था मार्च में। तो अगस्त से मार्च तक अभी काफी मार्च डिफरेंस आ गया। 2023 में ही? हाँ, अच्छा। तो प्रिपरेशन मेरा थी नहीं, तो वही है, वही चीज फिर, हाँ, मतलब ओवर ठीक कॉन्फिडेंस है, की फिर थी बात। वही ओवर कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाऊंगा, इस वजह से ज्यादा प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी, इस वजह से थोड़ा वो हो गया है। ये वही लग बट रहा था जो कि जो भी है, आपने अपना रेजिलिएंट एटीट्यूड दिखाया, आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे, फाइनली आपको अपनी जो ड्रीम था एकेडमी ज्वाइन करने का वो पूरा होने जा रहा है। हम्म, तो अब मैं जानना चाहूंगा आपको, मतलब बेसिकली जो मेरे दूसरे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं वो आपको पूरा आपकी बचपन से लेके अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उसको जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताइए तो कि स्कूल कैसे लाइफ तो आपकी स्कूल लाइफ रही, कैसे आपको मोटिवेशन मिला इस लाइन में जाने का कि आपको डिफेंस का सोचना चाहिए, किस टाइप के आपके दोस्त थे, जो भी आपका मतलब स्कूल का मेन फोकस रहता था, आप अपनी स्कूल जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। स्कूल तो मेजोरिटी मैंने मतलब एपीएस से ही करी है। एपीएस मैं थर्ड क्लास से एपीएस से पढ़ रहा हूँ।
तो थर्ड क्लास मैंने करी थी एपीएस बैंगलोर से, उसके बाद फोर्थ क्लास मैंने करी है सारी, फोर्थ से लेकर 12th तक एपीएस अमृतसर से। तो और आर्मी की बात करें कि आर्मी मतलब ज्वाइन क्यों करनी थी, मतलब इनिशियल तो कोई वो मोटिव था नहीं ज्वाइन करने का। तो मतलब पापा ही कहते थे जब छोटे थे कि अफसर बनेगा अफसर बनेगा, तो वहीं से फिर दिमाग पापा में आ गया। आर्मी में? हाँ पापा आर्मी में, अभी रिटायर हो गए। पापा मेरे 16 आर्मर्ड रेजिमेंट में थे, तो अभी 2019 में रिटायर हुए हैं। तो इनिशियल आर्मी ब्रेड हो मोटिवेशन, मतलब तुम भी। हाँ तो इनिशियल मोटिवेशन तो वही कैंट एरिया देखी आती थी, मतलब वही जिंदगी देखी थी, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं था। तो वही रगों में चीज, बह रहा था है, वो तो रगों में बह रहा था, डिफेंस वाला है। बिल्कुल। तो फिर पापा भी मतलब फिफ्थ क्लास में वो आरएमएस का पेपर होता है मिलिट्री स्कूल का, वो वाला ले गए थे दिलाने जलंधर। तो जब तो क्लियर हुआ नहीं था वाला, एट्थ क्लास में फिर ले गए थे दिलाने के लिए, वो भी क्लियर नहीं हुआ था। तो मतलब फिर 7th 8th तक तो मतलब समझ में आ गया था कि क्या करना है, तो ये समझ में आ गया था कि यही करना है अब तो। इसी के बाद से फिर 9th 10th में एनडी के बारे में पता चला भाई से, उसके बाद एनडी की प्रिपरेशन की, 12th में स्टार्ट करी। तभी जो है वो है ये। ठीक है, तो अभी आप साथ में कॉलेज भी कर रहे थे? ट्वेल्थ कब हाँ पास आउट किया आपने? 12th करी है मैंने 2022 में पास आउट। 2022? हम्म। और उसके बाद जस्ट अगस्त में रिकमेंड? ओके, हाँ ठीक है, मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, ट्वेल्थ के बाद सीधा रिकमेंड है। रिकमेंड, रिकमेंडेशन तो जल्दी आ गया था। जर्नी लेट थोड़ा 8 साल की। अकेडमी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, लेट आया पर तेरा आया। इधर। कोई देर आए दुरुस्त है। तो आपने कहा स्कूल में आपने फिफ्थ क्लास में आरएमएस का एग्जाम दिया था, और एट्थ क्लास में भी आपने आरएमसी का एग्जाम दिया था? हाँ आरएमएस आरएमसी का नहीं दिया था, आरएमसी का काफी मतलब मैंने प्रीवियस पेपर देखे थे, तो वो मतलब आउट ऑफ लेवल था वो, उसमें काफी हार्ड क्वेश्चन आते थे। तो तुम्हें मना ही कर दिया था मैं कि तो होगा ही नहीं तो देना ही क्यों। आरएमएस का थोड़ा लगता था कि वो हो सकता है, इतना हार्ड पेपर आता नहीं था, तो पर वो भी हुआ ही अच्छा, नहीं। पर वो क्लियर नहीं हुए, पर वही आपने हार नहीं मानी, आप फिर भी अपने जर्नी में चलते रहे। मतलब हम्म, ये शुरू से ही था कि मतलब एक तरफ आपका गोल फोकस था कि मुझे करना है तो डिफेंस की लाइन में करना है, चाहे कितने भी फेलियर्स आए, मुझे सीखना है, अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो आप अपने स्कूल टाइम में आप क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज में मोस्टली पार्टिसिपेट किया करते थे, जिससे कि मतलब आपको इस जर्नी में अपना थोड़ा हेल्प मिले, ग्रोथ होए? को करिकुलर एक्टिविटी में मैं तो स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट करता था ज़्यादा, स्पोर्ट्स ही खेलता था। बाकी पढ़ाई वगैरह तो हो जाती थी बाजू में, मेन स्पोर्ट्स ही था। बाकी डिबेट स्पीच वगैरह कभी जिंदगी में पार्टिसिपेट नहीं किया इनमें, इन चीज में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, नहीं अभी तक आया है। स्पोर्ट्स में ही था इंटरेस्ट और उसी में पार्टिसिपेट करता था। मेनली मतलब बास्केटबॉल खेलता हूँ, मेरा मेन गेम बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल वॉलीबॉल इन्हीं में पार्टिसिपेट किया है। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, अच्छा, ये मेन आपके गेम्स है। तो हम्म, स्कूल टाइम में अब आपका, क्योंकि आर्मी के ही सारे जो दोस्त वगैरह रहे होंगे कैंटोनमेंट के ही रहे होंगे, क्योंकि आप मोस्टली आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़े हो, तो वहां तो सारे आर्मी ब्रैट्स ही होते हैं। तो हम्म, दोस्त वगैरह भी वैसे ही रहे होंगे, तो मोटिवेशन तो आ ही जाता है जब आपका सर्कल वैसा हो, सारे हम्म। उस लाइन में प्रिपेयर कर रहे हो। तो आपके कोई स्कूल फ्रेंड्स हैं जो मतलब अभी एनडीए में और आपको किस्से कहानियां सुनाते हैं? मतलब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स तो कोई नहीं है अभी एनडीए में, मतलब हमारे स्कूल का फर्स्ट रिजल्ट इतना वाला? अच्छा। हाँ मतलब मेरे सीनियर्स हैं, एक सीनियर है पर मेरी जान पहचान थी नहीं उनसे। तो मतलब पता, मतलब हमारे स्कूल से काफी कम लोग हैं एनडीए में। यू आर वन ऑफ देम। आपके स्कूल के लिए प्राइड की बात है, और आपके पेरेंट्स के लिए भी प्राइड की बात है। तो आपने अपनी एनडीए की तैयारी शुरू करी ट्वेल्थ क्लास से? हाँ इनिशियल 12th से स्टार्ट कर दी थी। तो इसके लिए कोई आपने कोचिंग वगैरह ली रिटर्न की प्रिपरेशन के लिए, कि खुद सेल्फ स्टडी करके ही आपने खुद की अपना एक प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी? क्या आपकी मेन स्ट्रेटेजी रही इस डिफेंस एनडीए के रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने के लिए? रिटर्न की मतलब पेड कोचिंग मैंने कहीं से नहीं ली है, यूट्यूब से ही पढ़ा है ज़्यादातर। और मतलब पढ़ाई में मतलब शुरू से ही ठीक था, तो इतना मतलब दिक्कत आया नहीं। और बेसिक जो मैथ का सिलेबस है वो, मतलब मैथ का तो ये 11th 12th का, तो वो तो स्कूल के साथ ही मैंने कवर कर ली थी। सत्यपाल, तुम अभी 2020 में तुमने पास आउट किया, अभी तुम कॉलेज अपना कर रहे हो, तो
जस्ट तुमने 2021 में ही एडमिशन लिया होगा एसएसबी से आने 2022 में ही एडमिशन लिया होगा एसएसबी से आने के बाद, क्योंकि अगस्त में तुम्हारी हो गई थी इलाहाबाद वाली एसएसबी। तो उसके बाद तुमने एडमिशन लिया होगा। तो अभी जो तुमने मार्च वाली एसएसबी दी है और ये वाली एसएसबी दी है जुलाई की, तो ये दोनों जो एसएसबी थी इनको तुमने कॉलेज के साथ कैसे अपना मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जो कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए के लिए, एसएसबी की रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि आपने रिटर्न निकाला है, तो आप बताइए कैसे आपने अपने कॉलेज के साथ मैनेज किया एनडीए की प्रिपरेशन को और एसएसबी की प्रिपरेशन? ये मतलब सवाल गलत इंसान से पूछा गया है। कि मैंने 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 कुछ करा नहीं कि मेरे कॉलेज में, मतलब मैं कॉलेज में सिर्फ पेपर देने जाता था बस। तो मेरे पहले ईयर में ही 7 बैक आ रखे हैं। मैंने तो ही नहीं मुझे जिसमें बैक नहीं भी आई है उसमें भी मतलब जस्ट पास हूँ। मेरे फर्स्ट ईयर में कितनी 1.36 आई है सीजीपीए मेरी। मतलब ये तो कॉलेज कॉलेज पूरा छोड़ रखा था मैंने, मतलब छोड़ ही रखा था पूरा। मेन फोकस मतलब आपने एक रखा हुआ था, एक टारगेट है मेरा कि मेरे को एनडीए फोड़ना है। मेरे को यही था, अगर नहीं होता ना फिर तो सब कुछ था ही। मतलब वाला वही डायलॉग नहीं है जो बोला था उसका कि सब ये भगवान भरोसे छोड़ दिया था मैंने तो। नहीं वाला नहीं, जो उसका राजकुमार आपका डायलॉग है वो वाला कि ये कब तक करोगे, कि बर्बादी कब तक करे। बर्बादी बर्बादी कब तक बर्बादी करोगे? ये बर्बादी हो ही गई थी बहुत बस। सही। वही अगर अभी आखिरी दम। ये वाला हाँ, भी नहीं होता आखिरी फिर। दम तक चाहेंगे, वही वाला डायलॉग ना। हम्म, क्या ये तो मैं वाला जितने अटेम्प्ट क्या? मैं अगर ये वाला भी अगर अनफिट हो जाता और एनडी 152 भी नहीं निकलता तो फिर बड़ी मुश्किल थी मेरे को, क्योंकि कॉलेज की बैक पहले निकालनी पड़ती, उसके बाद सेकेंड ईयर भी। फिर आगे सीडीएस में भी दिक्कत आती। तो बहुत मतलब दिक्कत थी, फिर तो कुछ था ही नहीं। चलो, पर अंत भला तो सब भला। वो ये फाइनली। अभी अभी जब जब नहीं लग रहा था ना, जब तो टेंशन ही थी। तो अभी तो कॉलेज वगैरह में भी बहुत वो हुआ होगा आपका सत्कार सम्मान, कॉलेज में बता दिया? मतलब ज्यादा लोगों को नहीं होता है, काफी कम लोगों को पता है। और कॉलेज में जाता ही नहीं, मतलब पेपर देने जाता हूँ उसमें, पेपर देने और खेलने बस। तो उतने दोस्त वगैरह मेरे है नहीं, वो 4-5 है बस, उन्हीं ओके। को पता है। ओके। अपनी कॉलेज और या फिर स्कूल लाइफ में किन किन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट वगैरह किया था अपने आप को कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, और मतलब आप खड़े हो सके, लोगों से बात कर सके? क्या क्या ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, किसी पार्टिसिपेशन? और आप क्या दूसरों को सलाह देना चाहेंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी बच्चे 11th या 12th में हैं या 10th में हैं, जो आप इसी रास्ते को चुनना चाह रहे हैं कि वो भी डिफेंस में जाना चाहते हैं और देश को सर्व करना चाहते हैं? उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें किन मेजरली किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए अपने स्कूल टाइम में, जिससे कि उनको आगे जाके हेल्प मिल सके? मतलब अगर डिफेंस में जाने की बात करें तो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मतलब एक बंदा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं होना चाहिए, है ना, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, उसकी पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब काफी सारी चीजें, मतलब ऑन एन एवरेज हर चीज में अच्छा होना चाहिए। उसके लिए उसको पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको पब्लिक स्पीकिंग स्पीच वगैरह, डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं स्पोर्ट्स में, अगर इन सब में पार्टिसिपेट करेगा तो काफी इंप्रूवमेंट होगी, काफी मतलब पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा। और डिफेंस के अगर मतलब उसको डिफेंस में जाना है तो ये चीजें काफी हेल्प करेंगी, है ना। पार्टिसिपेशन इन स्पीच, डिबेट कॉम्पिटिशन, है ना, स्पोर्ट्स वगैरह में अगर इंटरेस्ट है तो उसमें। बाकी मैंने अगर पार्टिसिपेट करा था तो मैंने मेजरली स्पोर्ट्स में ही करा था। बाकी डिबेट और स्पीच वगैरह में कभी करा नहीं पार्टिसिपेट, क्योंकि थोड़ा वो लगता था, डर लगता था बोलने में। हाँ, तो मैंने तो पार्टिसिपेट कभी करा नहीं था ये स्पीच और डिबेट वगैरह में, क्योंकि डर बहुत लगता था बोलने से, है ना, लोगों के सामने स्पीच वगैरह। और कभी इंटरेस्ट भी नहीं आया कि मतलब बोलूँ, ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँ। ये क्वेश्चन मतलब सर ने भी पूछा था मेरे से इंटरव्यू में, बैंगलोर में जब हुआ था, कि तुमने मतलब कभी भी तुम्हारे पीआईक्यू से दिख नहीं रहा है, तुमने स्पीच वगैरह डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो, तुम एपीएस से पढ़े हो, मतलब कंपटीशन वगैरह तो होते ही होंगे, तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा? तो यही रीज़न दिया था कि सर कभी इंटरेस्ट आया नहीं इन सब चीज़ों में, तो नहीं कभी मन करता था ये सब करने का, तो मन ही नहीं किया भी करने का। और डर भी लगता था। कभी मन नहीं गया तुम्हारा, इसलिए तुमने अपने उस डर को फेस नहीं किया, पर बिल्कुल। अब फेस कर लिया, अब उसे ओवरकम कर लिया है।
अब तो कर लिया क्योंकि करना पड़ा, क्योंकि बोलना पड़ता है एसएससी में, लेक्चर जीडी वगैरह, तो वो तो कर पड़ा। वो ये डिफेंस में मेनली यही चीज देखा जाता है, तुम्हें क्या आता है वो मेनली ये नहीं देखते, बट तुम किसी चीज को सीखने के लिए कितना तुम ट्राई कर रहे हो, कितने अपने एफर्ट्स पुट अप कर रहे हो, वो चीज तुम्हारी मेनली देखी जाती है कि तुम नेवर गिव अप वाले बंदे हो, कभी सरेंडर तो नहीं कर दोगे जब तुम्हारे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं हुए, सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हुई। मेनली शायद इस वजह से आपका ये भी एक क्वालिटी थी जिसकी वजह से आप 2 बार रिकमेंड हुए। तो आपने कहा डिफेंस वालों को एक ओवरऑल पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करनी पड़ती है, और सिर्फ पढ़ाई वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्पोर्ट्स वाला नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस काइंड की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब अपनी एनडीए की तैयारी स्टार्ट करी थी क्लास 12 में, तो आपने क्या क्या रिसोर्सेज का यूज किया? आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने का सोचा, कहीं से कोचिंग ली? तो आप मतलब बाकी डिफेंस एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें कौन सी कोचिंग के लिए जाना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? आजकल जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। कई बच्चों का अपने आप पे इतना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है कि वो घर में बैठ के कर पाए। तो आपकी अपनी क्या स्ट्रेटेजी रही, आप बताइए कि अब तक दूसरे जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी उससे कुछ अपने लिए गेन कर पाए और वो भी उस रास्ते पे चल पाए। मतलब सोर्सेज बताऊं तो लगभग मैंने मतलब हर सोर्स से पढ़ रखा है, बुक से भी पढ़ रखा है, यूट्यूब वगैरह से भी। यूट्यूब पे तो मैंने लगभग सारे चैनल फॉलो कर रखे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लगभग 2.5 साल से। तो जो बेस्ट, जो मुझे लगता है कि बेस्ट मतलब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहले तो मतलब खुद देखना चाहिए कि आपके मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। है ना? तो मेरी मतलब मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मुझे पता था कि मैं बिना कोचिंग के कर लूंगा। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बिना कोचिंग के कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर कोचिंग की लगती है आपको नीड, तो बेस्ट कोचिंग ऑनलाइन रहेगी। ऑफलाइन मुझे लगता नहीं इतनी बढ़िया रहेगी, क्योंकि ऑफलाइन में क्या यही है कि सारा टाइम आपका वहीं जाएगा, और वही चीज़ जब आप ऑनलाइन में कर सकते हो, और ऑनलाइन में वही है, टाइम भी बचता है काफ़ी। बस ऑनलाइन में यही है कि आपको थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है, बस वही है। तो अगर आपको कोचिंग चाहिए तो मेन जाओ ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन तो मतलब काफ़ी, मैंने तो ली नहीं है, और काफ़ी सारे अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे पीडब्ल्यू का है, सुमित सर का है, तो इनकी ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी सही है। और बुक वगैरह मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बुक वगैरह मैंने कभी फॉलो करी नहीं कोई, है ना? मैंने मतलब यूट्यूब से ही पढ़ा है। मैथ की अगर बात तो करूँ तो मैथ मैंने, हाँ, मैथ की बात करूँ तो मैथ मैंने 11th 12th में, मतलब मतलब 11th 12th की मैथ आती है, तो वही मेरी अच्छी थी। तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, और मैंने एक बुक है अग्रवाल, आर एस अग्रवाल बुक, तो वो मैंने पूरी धन्यवाद। करी थी। मतलब वो अब मैं नहीं बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि वो नहीं सही बुक नहीं है। ठीक है, उसमें मतलब अब क्वेश्चन नहीं आते हैं वो, मतलब अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। अब उसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले आते थे बहुत पहले, पर अब नहीं आते। तो तो मैथ के लिए तो यही है कि एनसीईआरटी से हो जाएगा? एनसीईआरटी सफिशिएंट है एनडीए के मैथ्स पोर्शन पे? सफिशिएंट तो नहीं है, पर बेस क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी तो मेन है, मतलब उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो एनसीईआरटी, उसके बाद अगर उसके बाद आप पीवाई वो करो, पुराने क्वेश्चन करो जो भी है, ठीक है? फिर आप देखो कि आपका मतलब कौन सा चैप्टर है जो आपसे नहीं हो रहा है, जिससे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। फिर दोबारा एनसीईआरटी करो, फिर दोबारा बेसिक, जो बेसिक है वो क्लियर करो। उसके बाद मतलब मेन है कि आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है ना, तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह होती है, वो बड़ी काफी अच्छी बताते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक मैथ में काफी काम आती है, क्योंकि मेन मैथ में टाइम का ही खेल है ना? क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर देंगे, पर उस क्वेश्चन को कौन 2 मिनट में, कौन एक मिनट में, कौन 30 सेकंड में करेगा, वो ज्यादा मैटर करता है। तो वो शॉर्ट ट्रिक से ही होगा। तो शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब पे काफी अच्छे चैनल है, जैसे अर्पित अर्पित सर है, सुमित सर है, तो इनकी शॉर्ट ट्रिक काफी, मतलब मैंने भी यूज करी है। ठीक है, इनके नोट्स बनाता था मैं भी। तो ये रिवाइज करो, इनकी शॉर्ट ट्रिक सर की देखो। और बाकी गैट के लिए एक चैनल है, सीरियस जर्नी, वो बेस्ट चैनल है गैट के लिए, है ना? और गेट के इंग्लिश, लिए साइंस साइंस और सोशल स्टडीज, करंट अफेयर्स और इंग्लिश के लिए सारे सबके लिए सीडीएस जर्नी ही सजेस्ट करेंगे आपके कोई दूसरे चैनल पे? क्योंकि मैं सीड मतलब लगभग सबसे पढ़ रखा हूँ यूट्यूब में, सारे चैनल से, सारी मतलब बुक वगैरह भी, पाथफाइंडर वगैरह सबसे पढ़ रखा हूँ। बेस्ट जो मतलब मुझे निकल के आया है वो सीरियस जर्नी है, क्योंकि उसमें क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिलता है, मेन यही है। तो गैट अगर आपको करनी है, गैट में मैक्सिमम स्कोर करना है, तो सीरियस जर्नी मतलब जो मैंने देखा है अभी तक, बेस्ट चैनल वही है, सीरियस जर्नी। तो गैट के हाँ, लिए आप वही ये तो आपने बहुत सही बताया, मतलब क्योंकि हमें पता है कि एनडीए का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है, हमें हर
सब्जेक्ट को लेके मतलब थोड़ा थोड़ा सबका कवर करना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस पे कितना डीप लेवल का क्वेश्चन आएगा, किस में ऊपर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें थोड़ा बहुत सबका कवर करके चलना पड़ता है। तो उसके लिए अगर सीडीएस जर्नी कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको दे पा रहा है, तो तब आपने सीडीएस जर्नी को चूज किया होगा। अच्छा, और कोई करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के लिए कोई स्पेशल चैनल आप फॉलो करते थे अलग से? क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर जनरल नॉलेज सिर्फ आपकी रिटर्न में ही नहीं, बल्कि आगे एसएसबी के जो जनरल डिस्कशंस होते हैं उनमें, लेक्चरेट वगैरह में भी काफी हेल्प कर देता है। तो इसके लिए कोई आपका स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल फॉलो करा था आपने? मतलब अगर उसके लिए बात करूँ, उसके लिए भी सीडीएस जर्नी करा था मैंने, क्योंकि उसमें सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर वगैरह। तो करंट अफेयर के लिए भी मैं लगभग सबसे बढ़ रखा हूँ। करंट अफेयर बेस्ट सीडीएस जर्नी है करंट अफेयर के लिए। मतलब मेरे आज तक कभी सही नहीं होते जब मैं नहीं पढ़ता सर से। जब पढ़ना स्टार्ट किया तो काफी क्वेश्चन होते थे करंट अफेयर के। तो मैंने मतलब वही कहा, गेट के लिए अच्छा, बेस्ट चैनल अब तक। मतलब अगर एनडीए गेट की बात करें तो सीडीएस जर्नी से बेस्ट अभी मुझे वही लगा, नहीं कोई है चैनल। ठीक है। तो और एसएसबी के लिए आपने कहीं से कोचिंग ली है? एसएसबी के लिए हाँ, मैंने दिल्ली से कोचिंग ली थी। गैप्स है, एक गैप्स एकेडमी है, जॉर्जियन एकेडमी फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, दिल्ली में है, दिल्ली द्वारका सेक्टर में। तो वहाँ से मैंने ली थी 20-25 दिन की, पहले अटेम्प्ट से। मतलब जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उससे पहले ली थी, उसके बाद नहीं ली कभी। अच्छा, मतलब 2022 में ले ली थी आपने? 2022 जुलाई में ली थी। जुलाई में ली थी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग लेना वर्थ इट है हमें एसएसबी के लिए? क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि बच्चे भी और एसएसआरस भी, कि आपको एसएसबी में नेचुरल रहना है। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग लेना वर्थ इट है? कोचिंग लेने की वजह से कहीं हमारे माइंड में जो नेचुरल हमारा दिमाग है उसमें कहीं कुछ मॉडिफिकेशंस तो नहीं आ जाएंगी कोचिंग लेने की वजह से? मतलब आइडियाज वगैरह ऐसे फिलअप तो नहीं कर देते कहीं कोचिंग में? तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग लेना कितना वर्थ इट है? जो अभी कैंडिडेट ट्राई कर रहा है एसएसबी क्लियर करने का, उसको कोचिंग लेनी चाहिए या जस्ट अपना नेचुरल होके जो भी है उसको ट्राई देना चाहिए? मैं कोचिंग नहीं कहूँगा, मतलब गाइडेंस लेना तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप गाइडेंस कोचिंग से मिल रही है, या फिर आपको कोई मतलब जान पहचान में कोई ऑफिसर है जो असेसर रह चुका है, या फिर कोई आपके मतलब बड़े भाई हैं जो रिकमेंड वगैरह हो चुके हैं, या फिर आपके कोई सीनियर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, मतलब गाइडेंस तो जरूरी है। क्योंकि अ, जो बंदा रिकमेंड हुआ है या फिर जो उस प्रोसेस में रहा है, वो आपको एक अच्छा बता पाएगा। वो वही सबसे अच्छा बता सकता है कि क्या करना है क्या नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कोई ऐसा बंदा, या फिर आपके कोई सीनियर नहीं है, आपके कोई मतलब रिलेटिव में नहीं है, तो कोचिंग लेनी चाहिए। क्योंकि एक मतलब इंसाइट मिल जाता है कि प्रोसेस में क्या होता है, कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि जो बंदा उस चीज के लिए ट्रेन हुआ है, एसएसबी के लिए, एसएसबी में असेस करने के लिए ट्रेन हुआ है, वही उससे बेस्ट आपको कोई नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो कोचिंग लेना, गाइडेंस लेना कोई मतलब इसमें कोई गलत बात है नहीं। मतलब ओवर कोच नहीं होना चाहिए कि मतलब अपना दिमाग चलाओ ही मत, क्योंकि ना जो सुन लिया वही करते रहो। मतलब अपना दिमाग भी आपका चलाओ कि क्या है क्या नहीं है, समझो बात को। तो गाइडेंस लेना इंपॉर्टेंट है। मतलब एज सच कोचिंग नहीं कहूँगा, पर गाइडेंस लेना काफी इंपॉर्टेंट है। अब कहीं से भी मिले, कोचिंग से मिले कहीं से मिले, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा, तो कभी आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कभी ऐसा लगा कि गिव अप कर देना चाहिए? रिटर्न आपका पहले ही टाइम में क्लियर हो गया था? कितने रिटर्न दिए आपने अभी तक? रिटर्न मैंने 5 दिए अभी तक टोटल। जो पहला वाला था वो दिया था एनडीए 147 कोर्स के लिए। उसके लिए मैं एलिजिबल था नहीं वैसे, पर मैंने दिया था, वो डमी अटेम्प्ट ऐसे। फिर मतलब एलिजिबल मैं था 148 के लिए, तो वो क्लियर नहीं हुआ था। उसमें 10 नंबर से रह गया था। और 350 कट ऑफ थी, 340 नंबर थे मेरे, 340। और उसके बाद 149 क्लियर हो गया था। 150 में दे नहीं पाया था मेडिकल की वजह से। फिर 151 और 152 दोनों क्लियर हुए हैं। तो 5 में से, मतलब अच्छा, 5 नहीं, 4 में से 3 लगभग क्लियर हुए हैं। 4 में से 3 क्लियर हुए हैं, तो मतलब आपकी जो डिफेंस की अपनी स्ट्रेटेजी थी वो फुल प्रूफ थी एक तरीके से, कि बिल्कुल बिल्कुल। वो कट ऑफ क्लियर कर दे। ठीक हाँ। है। अच्छा, 152 भी आपका क्लियर हो रखा है? हाँ, और उसमें नंबर अच्छे नहीं है उसमें मतलब जस्ट कट ऑफ की, मतलब छू के वापस है। कोई बात नहीं, अब तो अकेडमी जाना है 152 की एसएसबी के, कि सही करना है, क्या ही करना है।
अब तो आपकी एकेडमी आपका इंतजार कर रही है। तो आपकी जो ये जर्नी रही, आप बोल रहे हैं कि आप 2 बार रिकमेंड हुए, एक बार इलाहाबाद से, एक बार बैंगलोर से। तो मैं जानना चाहूंगा आपकी दोनों एसएसबी के बीच में कंपैरिजन, एक तरीके का कंपैरिजन, मतलब फर्स्ट टाइम में और इस टाइम में जब आप दोबारा रिकमेंड हुए, क्या आपको चेंजेस लगे? कैसा फील हुआ है अपने अंदर से? और क्या दोनों टाइम के क्या बेस्ट मोमेंट्स आपको अभी याद आते हैं? कंपैरिजन करूं, मतलब अगर मेरी जो बैंगलोर वाला एसएसबी था, ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। मतलब मेरी इसमें मैंने अच्छा अच्छा परफॉर्म करा था। नंबर भी मुझे लग रहा है मतलब इस बार ठीक है पिछली बार से। इलाहाबाद वाले में मेरे थे 366 एसएसबी में। इस बार करीब 400 तक लग रहे हैं, मतलब रैंक के हिसाब से अगर मैं जज करूँ तो ये वाला एसएसबी अच्छा गया था इलाहाबाद के कंपैरिजन में। वो अच्छा जाएगा भी क्योंकि 1 साल का समय भी आके था बीच में, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर लिया था। और मूवमेंट तो मतलब काफ़ी थे शेयर करने वाले, काफ़ी हैं। तो उसमें एक था कि मतलब एक बैंगलोर वाले की बात है। तो हमारा सारा खत्म हो गया था, सारे टास्क खत्म हो गए थे। 4th डे जो होता है कॉन्फ्रेंस से पहले वाला, तो लास्ट में अपना सब खत्म हो गया था, तो जल्दी फ्री हो गए थे हम। 10-11 बजे सुबह फ्री हो गए थे। तो उसके बाद मेरा थोड़ा सिर दर्द वगैरह हो गया था, मैं जाके रूम में सो गया था फिर, है ना। तो फिर मैंने दोपहर का जो लंच होता है वो करा नहीं था। सब करके आ गए थे, तो 2-2:30 बज गए थे करीब। तो उसके बाद मैस बस बंद होने वाली होती है 2-2:30 बजे करीब। तो फिर क्या हुआ, मेरा दोस्त आया, वो कहता कि तूने लंच नहीं कराया, मतलब मैंने भी नहीं कराया, जा कर आते हैं, एक तो रोटी खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में बाहर घूमने जाना था। बैंगलोर का है ना, रात को मंदिर वगैरह घूमने जाना था। तो मेस में गए खाना खाने। बैंगलोर में अलाउ कर दिया है एसएसबी के बीच में? हाँ, मतलब शाम को अगर तुम्हारे जल्दी फ्री हो जाते हो तो तुम शाम को बाहर जा सकते हो। तो 6:30 के अंदर अंदर शाम को तुम्हें एसएसबी सेंटर आना है। उसके बाद अगर मतलब उससे पहले तुम जहाँ मर्जी घूमो, कार्ड देते हैं, पास देते हैं वो लोग, पास को लेके चले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैस में खाना गए, तो मैं जल्दबाजी में गया, तो मैंने इसमें सॉक्स नहीं डाले थे अपने जूतों के अंदर, ऐसे ही उठ के चले गया था मैं। तो खाना खाने बैठा, तो उसमें क्या है, बस हम 2 ही थे पूरे मैस में। मैस बस बंद होने वाली थी लगभग। तो 4 बंदे दूसरे बोर्ड के और बैठे थे, वो बात कर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे वहाँ बैठ के। तो फिर क्या हुआ कि जीटीओ सर आ गए, हमारे जीटीओ, जो हमारे जीटीओ सर थे फर्स्ट ग्रुप के, मेरा सेकंड ग्रुप था, वो फर्स्ट ग्रुप के जीटीओ थे। तो वो आ गए मैस के अंदर। उन्होंने उनको पकड़ लिया, फिर बाद में वो बात कर रहे थे कि मैस में बात करना अलाउड होता नहीं है। तो उनको वो पकड़ लिया कि तुम साला यहाँ बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे मतलब वो थोड़े गुस्से में थे उस समय। तो मतलब अनाप शनाप बोले जा रहे थे कि तुम्हारे बाप की वजह से तुम ऐसे बैठे हुए हैं, बातें बातें खेल रहे हो। तो फिर उनको बोला कि तो भागो यहाँ से, भाग गए वहाँ से। तो उसके बाद दूर से सर ने मेरे को देख लिया, मैंने सॉक्स डाले नहीं थे, तो सर ने सॉक्स देख ली कि इसने सॉक्स नहीं डाले। तो सर ने फिर दूर ही खड़े थे मेरे, कम से कम 6-7 मीटर दूर खड़े होंगे, तो ऐसे करते हैं मेरे को कि ये यू स्टैंड अप। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ, तो मुझे लगा, मतलब मुझे पता नहीं था कि सॉक्स के लिए डांटेंगे। मुझे लगा लेट खाना खाने आया हूँ मैस में, इसलिए डांटेंगे कि लेट क्यों आए हो, है ना, क्या रीजन था। तो मैं वो दिमाग में सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, कि सर ऐसे थे, थोड़ा बुखार हो गया था इसलिए लेट हो गया। जैसे ही सर आए तो कहते हैं कि तुम्हें ये पता नहीं है मैस में कैसे क्या पहन के खाना खाने आते हैं। तो फिर मैं मतलब मेरे को जब पता चला नहीं कि किस लिए बोल रहे हैं, तो कहते तुम्हारे सॉक्स किधर है। मैं नीचे देखा, सॉक्स थे नहीं। उसके बाद फिर सर ने थोड़ी गालियाँ दी है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स करके गालियाँ दी पहले। खूब सुनाया पहले कि यू इनडिसिप्लिन गाय है ना, तुम ऐसा अफसर बनने आए हो, तुम्हें साला मतलब कौड़ी की अकल नहीं है, तुम ऐसे ही उठ के आते हो, तुम्हें साला लगता है कि मैं साला लंगर ही है ऐसे, कि लंगर लगा हुआ है, आ जाओ जो मर्जी आएगा खा के चले जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो मेरे सॉक्स थे, जो जूते थे मेरे, वो भी गंदे थे काफी, मतलब व्हाइट जूते थे जीटी वाले, और बारिश पड़ती थी तो वो भी गंदे हो गए थे, काले हो गए थे, मतलब बहुत गंदे हो गए थे। तो कह रहे कि साला आपने जूते देखो, तुम साला तुम अफसर बनोगे, तुम बनोगे अफसर। मैं तो वैसे भी कहते, तो कह रहे साला तुम्हारा अग्निवीर बनने की औकात नहीं है तुम्हारी, है तुम ऐसे हो, तुम साला मतलब यहाँ तो तुम ऐसे रहते हो, वहाँ साला तुम दिखाते हो अफसर लाइक क्वालिटीज, बोल के वगैरह दिखाने आ जाते हो उधर। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे कहा। उसके बाद सर ने एक लाइन कही कि है ना, तुम मतलब क्वालिटीज वगैरह दिखाते हो, है ना, ये सब करते हो, है ना, मतलब तुम रिकमेंड तो होने नहीं वाले। ठीक है। फिर कहते हैं कि जो जो भी तुम्हारा जीटी होगा, जो भी तुम्हारा इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा ना, जो भी तुम्हें रिकमेंड करेगा, मान ली गलती से भी हो गए, तो ही विल बी द बिगेस्ट फूल ऑफ द वर्ल्ड।
है ना, ऐसे कहा कि वो सबसे बड़ा वो होगा, चूतिया होगा कि साला जो तुम्हें रिकमेंड करेगा। तो वो सुन के थोड़ा वो हो गया, मतलब मेरे को रोना ही आ गया था वहाँ, क्योंकि ज्यादा ही सुना दिया था सर ने। फिर सर ने फिर जो मैथ इंचार्ज थे ना उनको सुनाया कि तुम साला देखते नहीं हो, कोई भी आके खाना खा के जा रहा है, तुम कर क्या रहे हो यहाँ? ठीक, उनको सुनाया। फिर जीटू सर चले गए, फिर उसने जो जीसी सर थे उन्होंने फिर मेरे को सुनाया वापस कि साला तुम हमको पिटवा रहे हो यहाँ, साला तुम्हें साला अकल नहीं है, ऐसे ही आ जा रहे हो। तो जीसू सर ने फिर, वो जीसू सर तो होती ही वो है, यूपी वाले थे थोड़े, तो उन्होंने भी खूब गालियाँ दी थे, जो हिंदी वाली गालियाँ होती हैं। तो उसके बाद मेरा बड़ा वो हो गया, बड़ा दुखी हो गया मैं कि जीटीयू सर ने सुना दिया ऐसे। अब जीटीयू सर कल कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे क्योंकि हमारे जीटीयू थे वो। अभी मेरे से पूछेंगे वही। कि कल तू क्या कर रहा था, तो मैं बोलूंगा क्या? मेरे को वो टेंशन हो रही थी कि साला मतलब 200 की वजह से रिकमेंडेशन चलना चले जाए आज से, क्या हो गया? पूरी रात फिर यही सोचता रहा कि क्या करूँ क्या 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 करूँ, है ना, दिमाग में आ नहीं रहा था क्या करूँ। मैंने फिर यही सोच लिया कि अगर मतलब पूछा सर ने मेरे से कि कल तुमने क्या किया था, है ना, सॉक्स नहीं पहने थे, बताओ सबको, है ना, क्या करते हो तुम बाहर, डिसिप्लिन क्रिएट करते हो, ये करते हो वो करते हो। तो फिर मैंने यही सोचा था मैं बता दूंगा सर को कि मैं सर गलती होगी थी, तो होगी तो क्या करूँ, एक्सेप्ट कर लूंगा और क्या ही करूंगा। तो फिर कॉन्फ्रेंस का बताता हूँ, जब मतलब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मेरा चेस्ट नंबर 12 था, तो 11 गया, 11 12 आया। तो मतलब ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं, एक एक 1.5 मिनट ही हुआ था डिस्कशन, ज़्यादा चला नहीं था। बेल बजी, उसी में जैसी बेल बजी, फिर जीटी सर थे जिन्होंने कल डाटा था, पहले डाटा था, वही रूम के बाहर आ रहे थे, मतलब वो बाहर आ रहे थे, मतलब जैसे एंट्रेंस होता है ना जाने वाला, उसी से बाहर आ रहे थे। उनका अलग गेट होता है वैसे जाने वाला, जैसे बाहर जाते हैं ऑफिसर हाँ, वगैरह, बैक गेट होता है, तो वहां से नहीं, जहाँ से हम जाते हैं वहीं से बाहर आ रहे थे वो। वही से। बेल बज गई तो मैं भी अंदर जा रहा हूँ, वो सामने से आ रहे, तो मैं कहा इधर ही ना पकड़ ले, गला रह जाएगी, तू इधर आ, तू है ना क्या कर रहा था? तो फिर मैंने इधर ही मुंह छुपा लिया होगा, वैसे एक्टिंग कर रहा था कि मतलब पकड़ ना ले, ऐसे बाल सेट कर रहा है ऐसे करके कि देख ना ले, मतलब शक्ल ना दिख जाए बस, कैसे भी करके। तो ऐसे मुंह छुपा के मैं अंदर घुस गया तैसे तैसे। फिर थोड़ा रिलीफ सा लगा कि हाँ चलो अब कोई पूछेगा नहीं कल क्या हुआ था, जीटी सर तो बाहर आ गए, पता वो नहीं था कि क्या हुआ था। तो फिर बैठा, ज्यादा चली नहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह, बस यही था। तो अच्छा, कॉन्फ्रेंस में यही कुछ। बोलो बोलो। मैं यही है, तो यही एडवाइस दूंगा कि मैथ में अगर मतलब बैंगलोर जा रहे हो तो बैंगलोर में काफी स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब इलाहाबाद में इतने नहीं है, इलाहाबाद में तो जो मर्जी पहन के निकल लो, कुछ भी, है ना, पैंट वगैरह, लोअर वगैरह। हाँ तो मतलब सॉक्स सॉक्स पहनने हैं, लोअर डालना है और टी शर्ट डालनी है। मतलब मैं शर्ट भी पहनी थी, यही शर्ट पहनी थी मैंने, यही शर्ट थी वो जो पहनी थी मैंने, कहते शर्ट भी अलाउड नहीं है तुम्हें, साला मतलब तुम्हें पता ही नहीं कोड क्या है, ड्रेस कोड क्या है पहनने का। तो ड्रेस कोड होता है लोअर टी शर्ट और नीचे जूते सॉक्स, ये ड्रेस कोड था। तो मैंने शर्ट डाली थी, नीचे डाला था कार्गो, और सॉक्स थे नहीं, और जूते गंदे हो रखे थे। तो ये है अच्छा, जाम। तो मतलब जब भी बैंगलोर में कोई जा रहा है तो उसको स्पेशल ड्रेस वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पे भी आपको डांट पड़ सकती है किसी भी नहीं, एसएसआर वगैरह से, जेसीओ से, किसी से भी। ड्रेस कोड करनी, मतलब वहाँ बैंगलोर में अगर जा रहे हो तो बैंगलोर में ऐसा है कि मतलब चुप रहो बस। जहाँ भी जा रहे हो बैठे, बस बोला है बैठने के लिए तो बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि वहाँ मतलब गलतियां हो ही जाती हैं, पता नहीं कैसे, पकड़े पकड़े ही हाँ। जाते हैं, ऐसा है। ये तो वही वाली बात हो गई, वैसे मैं कुछ करता नहीं हूँ, पर जब मैं कुछ करने के लिए आता हूँ तो मेरे से गलतियां होती है। अक्सर मेरे से मुझे गलतियां होती है। फिर पकड़ा भी जाता हूँ। चलो, जो कुछ है, पर फाइनली रिकमेंडेशन मिला। मेरा मन तो करा मैं था बाद में मैं सर को बताऊं कि सर ऐसा ऐसा आपको बोल रहे थे कि जो मेरे को रिकमेंड करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। ये पंगे नहीं फिर लेने। फिर तुमने बोला होगा अभी रिकमेंडेशन कैंसिल हो जाएगा। अभी साले कैंसिल करवाएंगे ये लोग। तो वो सर वापस आए नहीं, मतलब कॉन्फ्रेंस में तब तुम्हारी जब चल रही थी? मतलब क्योंकि उनका ग्रुप पहला था ना, तो उनका पहला ग्रुप अच्छा, तो खत्म हो वो गया था, पहला ग्रुप कंप्लीट करने के बाद वो जा रहे थे? तो अपना असेसमेंट देके वो, मतलब उनका मन करा होगा चले जाता हूँ, तो चले गए थे वो। हाँ, ठीक है। मैं बच तो बाकी कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा तुमसे कि जस्ट नॉर्मल स्टे वगैरह कैसा था, क्या रेट करोगे, ये सब? मतलब जो मेरी भोपाल वाली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था मैं, उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि जो मैं इलाहाबाद में मेरिट आउट हुआ था तो क्यों मेरिट आउट हुआ था, मतलब क्या रैंक थी, है ना, कहाँ तक ज्वाइनिंग लेटर आए थे, ये और मतलब तुम फिट किसके लिए थे, और अभी क्या कर रहे हो,
मतलब आगे कितने एसएसबी बचे हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन बैंगलोर उसमें भोपाल में पूछे थे मेरे से कि ये, अच्छा, उसके बाद स्टे वगैरह पूछा था। मतलब ये 1 मिनट ही चली थी। हाँ, भोपाल की जो मार्च वाली एसएसबी थी उसमें पूछा था ऐसा। उसमें पूछा था सेम डिट्टो क्वेश्चन, बैंगलोर में पूछे थे मेरे से सेम डिट्टो। मतलब एक भी क्वेश्चन वो नहीं था अलग, सेम पैटर्न सेम वही कि मेरिट आउट क्यों हुए थे, क्या वो था, रैंक था, अगले कितने एसएसबी बचे हैं, अभी क्या कर रहे हो। वही फील आया था मेरे को, मतलब सेम डिट्टो क्वेश्चन वही थे। मतलब थोड़ा लगा भी नहीं कि थोड़ा अलग अलग एक क्वेश्चन भी अलग हो। वही लग रहा था मैं कि ये साले फिर क्या करेंगे। उस टाइम लगा होगा ये मेरे साथ पहले कभी हुआ है, ये मेरे साथ कभी हुआ है, कहीं तो हुआ है। मतलब डिट्टो क्वेश्चन थे ना, तो वैसे ही लग रहा था कि वैसे ही क्वेश्चन है, वही हो रहा है, वही ना हो जाए दोबारा कि फिर साले फिर बात कर रहे फिर से कॉन्फिडेंस आउट है। हैं। इस बार मैंने सोचा नहीं मैं कि अब देखी जाएगी, अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये लास्ट अटेम्प्ट था नहीं, अभी 152 वाला लास्ट अटेम्प्ट है। 152 लास्ट है। टीएस एलिजिबल चलो हूँ नहीं, क्योंकि रैंक थोड़ी मेरी ज्यादा खतरनाक आई है। 7 लाख रैंक थी मेरी, तो उसमें तो मिलना नहीं कुछ। चलो, वो तो कोई बात नहीं, फाइनली एकेडमी जाना मैटर करता है, रैंक अब कुछ भी आए वही है। वो तो चलता रहता है। और कुछ मेमोरीज इलाहाबाद वाले एक्सपीरियंस से या फिर बैंगलोर वाले एक्सपीरियंस से? अ, और और तो एक थी, ये भी बैंगलोर वाली थी। इसमें भी वही है, फिर गलती करती फिर पकड़ा गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये भी लास्ट ही दिन था हमारा मेडिकल का। मेडिकल हो गया था खत्म। तो जब शाम को हम जा रहे थे, तो मतलब बैंगलोर में क्या होता है, मतलब फोन देते नहीं है मेडिकल के बाद भी, मतलब मेडिकल में भी फोन नहीं देते। इलाहाबाद में तो दे देते हैं फोन। तो वहाँ क्या है, तुमको शाम को 6 बजे तक फोन मिलेगा बस। शाम के 6 बजे के बाद तुम्हें जमा करना है फोन लॉकर में और रख देना है। तुम्हारा लास्ट दिन था, तो हमने सोचा फोन रख लेते हैं, थोड़ा फोटो वोटो खींच लेंगे अंदर डॉर्मेंट्री में जाके। तो हमने फोन रख लिया, हम दो लोग थे, तो हमने फोन रख लिया अपने पास और फोटो वोटो खींच ली। और फिर जब वापस आ रहे थे गेट पे, तो फिर हमको एक वो देनी पड़ती, स्लिप देनी पड़ती है कि हम जा रहे हैं। तो स्लिप हम जमा कराते हैं, तो हमने स्लिप जमा कराई। तो सर पूछते हैं कि सर बोलते हैं कि फोन ले लो अपना लॉकर से। तो उसमें फिर वो बोला कि सर फोन तो हमारे पास ही है। तो मतलब हमको लगा कि कोई इतनी बड़ी बात है नहीं फोन रखना। अब बड़ी बात थी, मतलब फोन रखना अब बड़ी बात क्यों थी, क्योंकि जहाँ रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेड लोग रहते हैं ना, उसके आगे जीटीओ ग्राउंड है, जो मेन मेन जीटीओ ग्राउंड है बैंगलोर का। तो एक बंदे ने क्या करा था, उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी थी पूरी जीटीओ ग्राउंड की। ओहो। तो उस कंसर्न से फोन अलाउड ही नहीं थे फिर। तो फिर सर ने बोला कि हमारे पास फोन है। मैं बोला, हमारे पास ही है। कहता तो मतलब किसने कहा तुमको फोन रखने के लिए। तो हमने कहा था मैं टिकट वगैरह करनी थी, तो इसलिए फोन रखा था। सर कहते दिखाओ फोन दिखाओ। तो फिर सर हमने जैसे ही फोन लिया, गैलरी खोल दी सीधा, फिर फोटो वगैरह देख ली कि साले तो फोटो खींच के लाए हैं। उसके बाद फिर सर ने फिर वो गालियां पड़ी, फिर गालियां दी सर ने कि ऐसे 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 जो हुई। तो गालियां बताऊंगा नहीं क्या कैसे। गालियां काफी खतरनाक गाली थी। उसका फिर डांटा कि मतलब, फिर बताया ये कि एक बंदे ने ऐसे कर दिया था, तुम साला मतलब तंगी की है तुम लोगों ने, तुम्हारा साला अभी मैं अभी चाहूँ अभी के अभी तुम्हारा कैंसिल हो सकता है। क्या कहते हैं, अभी अभी जाऊंगा सर के पास, सर रिकमेंडेशन। अभी कमांडेंट सर के पास जाऊंगा, जो भी तुम साला मेडिकल वेडिकल हुआ है सब कैंसिल हो जाएगा। तो पता नहीं मतलब तुम कर क्या रहे हो ये। उसका वही है, फिर वो तो रोता हुआ मुंह बनाया, फिर दोबारा से फिर सॉरी सॉरी बोला कि सर छोड़ दो, क्या हो गया, रहने तो। मतलब वही है, फिर बहुत सुनाया सर ने भी कि ऐसे मत करना, नहीं ये सब है ना, तुमको देते हैं फोन 6 बजे तक, जब फोटो खींच लिया करो, वो कर लिया करो। फिर सॉरी सॉरी बोला, फिर वहां से भी बाहर गए। तो पकड़ा तो बहुत है, मतलब एक और बार पकड़ा था, वो हमारे जो ऑर्डरली था, उसने भी ऐसे रूम ही पकड़ा मॉडल। था हमें। हाँ, रूम ऑर्डरली जो होता है, उसने उसने उस दिन पी रखी थी रूम ऑर्डरली ने। उस दिन हम नए नए रिकमेंड हुए थे, मतलब पहला ही दिन था हमारा रिकमेंडेशन का। तो उसने हमको कहा था कि जैसे रिकमेंड हो गए मेरे पास आ जाना। पर हमको ठीक मिल है। गए थे फोन, जैसे ही हम रिकमेंड हुए तो हम फोन पे बात करने लग गए, और वो बताने लग जाते हैं। उसने हमको देख लिया दूर से कि इधर आओ। फिर उसने वो पी तो रखी थी उसने, तो फिर गालियां दी उसने कि चला तुमको मैंने कहा था कल कि आ जाना, तुम आई नहीं मेरे पास, अब देखो मैं कैसे बम फोड़ता हूँ तुम्हारे ऊपर। अब जाओगे तो अब तुम जाओगे सीधा कमांडेंट के पास, और उन्हीं को बताओगे जो बताना है। ठीक है, हमें तो पता ही था, मतलब उसने पी तो रखी थी, वो ऐसे ही फेंक रहा था हवाइयाँ। तो उसे 2-3 घंटे यही बातें रिपीट करी उसने, तुमको मैं कमांडेंट के पास लेके जाऊंगा और मैं बम फोड़ूंगा। तुम साला घर जा रहे हो, तुम बन गए अफसर, अफसर जो भी तुम्हें बनना हो गया तुम्हारा। तो कमांडेंट के पास जाना, उन्हीं को बताना तुम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। जब मैंने तुमको ऑर्डर दिया था कि तुम मेरे पास आ जाना, तुम आए क्यों नहीं। तो हमें फिर वही है, उसको भी वही है, फिर सॉरी सॉरी बोलो, और क्या ही बोल सकते हैं। सॉरी सॉरी बोल के निपटाया फिर, यही है तो मतलब लास्ट यही। में मतलब पहले पहले खूब गलतियां करी, उसके बाद लास्ट में मुंह बना के सॉरी बोल क्योंकि के मामला शांत कराया।
उसका एक्सपीरियंस है ना मेरे को काफी, सॉरी बोलने का, मुंह बनाने का। ये स्कूल में चलो, काफी गलती ये बहुत सीखा है मैंने। बहुत सी है। चलो, वो तो जो कुछ है। तो जो अभी तुम्हारी ये एसएसबी रही, इसमें तुम कह रहे हो कि पिछले इलाहाबाद वाले टाइम से अच्छा परफॉर्म किया, तो इंटरव्यू में कुछ ग्रिल वगैरह किया, कुछ फनी मोमेंट्स इंटरव्यू वगैरह में हुए इस बैंगलोर वाली एसएसबी में? बैंगलोर वाला ठीक है, फिर भी था, उसमें इतना कुछ हुआ नहीं। मतलब इंटरव्यू भी डिसेंट इंटरव्यू था, मतलब बेसिक जो पैटर्न होता है ना इंटरव्यू का, पहले तुम्हारे बारे में पूछेंगे, फैमिली के बारे में, फिर स्पोर्ट्स वगैरह, फिर वही जो तुमने पार्टिसिपेट वगैरह किया है किसमें, फिर वही 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, है ना, फिर बेसिक जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन, फिर डिफेंस रिलेटेड। यही मतलब नॉर्मल इंटरव्यू था, ज़्यादा इतना था नहीं खतरनाक। खतरनाक था मेरा भोपाल वाला और इलाहाबाद वाला। तो अच्छा, ये तो ठीक ठीक था, मतलब इतना मतलब लगा नहीं, थोड़ा प्रेशर वगैरह बीच में लगा ही नहीं कभी। तो भोपाल और इलाहाबाद के कोई फनी एक्सपीरियंस इंटरव्यू पे, या फिर ग्रिल करने वाले जहां पे मतलब लगा हो कि रुला दिया इंटरव्यू ने? ये ये हुआ था भोपाल में। भोपाल तो वैसे ही, मतलब भोपाल जाना ही नहीं। भोपाल का बड़ा खराब है। क्योंकि भोपाल में क्या हुआ था, मेरा था चेस्ट नंबर 22। तो जो सर इंटरव्यू लेते थे ना, वो मतलब काफी तेज थे, वो मतलब 15 या 10 मिनट इंटरव्यू लेते थे बस। मतलब वो 5-10 मिनट में पता लगा लेते थे कि बंदा कैसा है। तो उनको लग रहा था पता कि इसका मेरे को आगे लेना ही लेना, तो 10-15 मिनट में वो निपटा देते थे, भाग यहाँ से। तो जो तुम्हारा क्या था, जैसे मान लीजिए चेस्ट नंबर 1 जाएगा इंटरव्यू देने, तो चेस्ट नंबर 2 बाहर बैठेगा। जब चेस्ट नंबर 1 का खत्म हो जाएगा, वो चेस्ट नंबर 3 को जाके बताएगा कि भाई तू जा, तो चेस्ट नंबर 2 अंदर गया होगा, तो 3 बाहर बैठेगा, तो ऐसे से चलता रहेगा। तो जो चेस्ट नंबर 20 था वो इंटरव्यू दे रहा था, और चेस्ट नंबर 21 बाहर बैठा था, और मैं था चेस्ट नंबर 22। तो वो 20 का इंटरव्यू खत्म हुआ, वो आया, वो मोटा आदमी था थोड़ा, वो पता नहीं चला कहाँ था, वो आया ही नहीं मेरे को बताने, वो काफी लेट आया। उससे पहले 21 नंबर आ गया, उसने मेरे को बता दिया कि भाई इंटरव्यू खत्म हो गया, वहाँ कोई था ही नहीं अब। तो अब मैं बोला साला 20 नंबर तो आया ही नहीं, मतलब 20 नंबर से पहले 21 नंबर आ गया इंटरव्यू देके, क्योंकि उसका हाँ। 10 मिनट चला होगा बस 21 नंबर का। तो फिर मैं भागा भाग गया, क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर तो फ्लैश हो गया होगा, और लेट गया, फिर हम्म, लेट जाने का तो ये पता ही है, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा कि हाँ। कहाँ थे, कर रहे थे। तो मैं जैसे ही गया, वैसे ही मेरा नंबर वहाँ फ्लैश हो रखा था पहले से, 22 नंबर। तो मैं जल्दी ऊपर चढ़ के गया अंदर, तो हाँफ तो वैसे ही गया था, ठीक है, तो मतलब बहुत बुरी तरह हाँफ रहा था मैं, क्योंकि बहुत तेज भाग के गया था, काफी दूर था, मतलब है ना, 250-250 दूर था। तो भाग भाग के गया, तो हाँफ तो वैसे ही रहा था। तो जैसे ही बैठा, तो सर ने कहा कि मैं तेरे को 10 मिनट दे रहा हूँ, तेरे को जो बताना है, जो भी तेरे दिल में है, जो बताना है बता दे, ठीक है। अब ये मैंने मतलब ये पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे कभी सुना नहीं था इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन क्या होता है, जो बताना है बता दे, ये क्या होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो तो बताओ ना, क्या नाम है, क्या है, फैमिली वगैरह। कहते हैं जो बताना है बता दे। तो जितना मेरे को मेरा पीआईक्यू याद था, मैंने सारा बता दिया, जो भी था दिमाग में। तो पीआईक्यू तो उधर ही खत्म हो गया था, मतलब उसके आगे पीआईक्यू में क्वेश्चन ही नहीं पूछे थे। उसके बाद पूछे अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग की मतलब अगला क्वेश्चन पूछा कि आइंस्टाइन का रोल क्या है साइंस साइंस में। मेरे को मतलब अचानक ही आया है कि आइंस्टाइन का रोल साइंस में, मुझे क्या पता क्या है। तो मैं मतलब ब्लैंक ही हो गया, मुझे नहीं पता सर क्या है। मतलब अलग अलग क्वेश्चन उससे आप पूछते कि तू एक बस में जा रहा है, बस की स्पीड ये है, मतलब स्पीड वाले क्वेश्चन जो होते हैं, स्पीड और डिस्टेंस वाले, वो पूछे। तो ये तो मतलब दिमाग में ना वैसे ही हो गया था, मैं प्रेशर में वैसे ही आ चुका था, प्रेशर में तो था ही और आ चुका था। तो मतलब मेरे से सर पूछते ना कि 1+1 कितना होता है, मैं वो भी नहीं बता पा रहा, इतना प्रेशर में था, काफी प्रेशर में था। मतलब उतर गया था पूरा सब कुछ। मतलब ऐसा था कि वही मेरे को सर भेज, मेरे को रिकमेंड नहीं होना है, मेरे को भेज दो यहाँ से। तो बड़ा खतरनाक था, मतलब कि निकालो यहाँ से वही जल्दी। मतलब स्टार्टिंग में ही वो गड़बड़ हो गया था, जब तुम्हें लगा कि 20 नंबर आया नहीं बुलाने, वहां खाली है, फिर लेट हो गई टाइमिंग। मतलब स्टार्टिंग से ही प्रेशर हाँ, बिल्ड हो गया था। रूम रूम वही। में घुसने से ही दिमाग में आ गया था कि मतलब हो गया काम, तो पहले ही मैंने कर चुका है, अब कुछ फायदा नहीं है। और फिर जैसे ही घुसा, फिर धीरे धीरे और गलतियां करता गया, मतलब गलतियां ही करी थी उसमें, अब कुछ अच्छा नहीं करा था। सर ने सवाल भी स्टैंडर्ड वाले पूछे थे एकदम, ऐसे नहीं हल्के फुल्के कि क्या तुम्हारी फैमिली में है, क्या तुम्हारे दोस्त करते हैं, ये कुछ नहीं पूछा, ये सब नेक्स्ट लेवल सवाल एकदम, जिसके आंसर मतलब ऐसे पूछे थे। वो तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है कैसे टैकल करना है तुम्हें। नहीं वही है, अगर मतलब मैं थोड़ा वेट करके जाता, थोड़ा काम बैठ के जाता ना, थोड़ा वो होता, प्रेशर थोड़ा कम होता, थोड़ा सोच पाता, सोच ही नहीं पा रहा था बैठे बैठे, पहली गेम बच हम्म, चुका था। तो अभी जैसे तुम कह रहे हो इलाहाबाद में भी करा था, तो इलाहाबाद में क्या अलग किया था ऐसा?
इलाहाबाद में तो मतलब काफी लंबा लंबा चला था इंटरव्यू, कम से कम 1.5 घंटा चला होगा, बहुत लंबा चला था। उसमें तो उस सब, टाइम प्रेशर भी थे ना। हाँ प्रेशर था, तो बहुत क्वेश्चन पूछे थे सर ने, बहुत ज्यादा। तो उसमें सर ने एक पूछा था कि जो आर्टिलरी होती है, आर्टिलरी का रोल बताओ। तो आर्टिलरी का जो बेसिक रोल होता है वो जो सबको पता है क्या होता है कि बैकफायर करेगी, मतलब बैक से सपोर्ट देगी, तो ये रोल मेन होता है। अब मैंने पता नहीं कोई एक वीडियो देखी थी, क्या देखा था, कहीं देखा था मैंने एक कि आर्टिलरी का एक अलग रोल भी होता है। तो मैंने ये नहीं बताया था पहले, मैंने कुछ और बताया था। मैंने बताया था कि जैसे जैसे टैंक वगैरह होते हैं, कोई भी वॉर होती है तो टैंक जाते हैं, तो जो टैंक की आवाज होती है, उस आवाज को सप्रेस करने के लिए आर्टिलरी, मतलब आर्टिलरी बैकफायर करती है कि उसकी जो आर्टिलरी की आवाज है वो ज्यादा आएगी, तो टैंक की आवाज सप्रेस हो जाएगी। तो मुझे लगा मतलब काफी वो तगड़ा आंसर होगा ये। तो सर, हाँ, तो सर ने मेरे को मतलब कहानी सीधा कि तूने एक नंबर का चूतिया आंसर दिया। सर ने मेरे को कहानी है, सर ने मेरे को कहा कि चल तू ये बता, तू कभी रेलवे स्टेशन गया है? मैं कहा, "हाँ, सर रेलवे स्टेशन तो गया हूँ।" फिर कहते कि रेलवे स्टेशन में वो देखी है, रेल देखी है, रेल? यहाँ तक देखी, रेल देखी। कहते रेल दिखाई पहले देती है कि आवाज पहले आती है? ठीक है। मैं इसमें भी कंफ्यूज हो गया कि मैं, कि आवाज पहले आती है कि दिखाई पहले देती है? मैं बोला, सर दिखाई पहले देती है। तो कहते जब वॉर में टैंक जाएगा, दिखाई पहले देगा कि आवाज पहले आएगी? मैं कहा, सर दिखाई पहले देगा। तो कहते जब सारा टैंक दिख गया है तो आवाज दबाने का क्या फायदा? मैं बोला, हाँ, बात तो सही है। फिर मैंने दूसरा रोल बताया आर्टिलरी का। मैं कहा, सर ये भी रोल होता है? कहते साले यही रोल होता है बस, और कोई रोल नहीं होता आर्टिलरी का। तो मतलब ये मैंने पता नहीं देखा था कहीं, ये किसी वीडियो में ही देखा था, पता नहीं किसने बताया था, हाँ, मेरे दिमाग में गया था वो हो गया था एक। खैर वो तो चलो, तुम अपना मिलिट्री एक्सपीरियंस वगैरह बता रहे थे। मिलिट्री स्ट्रेटेजी तुम वहां पे प्लान कर रहे थे कि ऐसे मैं टैंक की आवाज को दबाऊंगा। ठीक, मैंने सही में कहीं सुना था ये, मतलब मैंने अपना दिमाग ज्यादा लगाया नहीं था, मतलब मैंने भी सोचा नहीं था जब मैंने सुना था, किसी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी मैंने। जब उसने बोला तो मुझे भी लगा, मैं क्या मतलब थोड़ा लॉजिक बन रहा है इसमें, पर लॉजिक नहीं था इसमें बिल्कुल भी। चलो वो तो कोई बात नहीं। फिर जो अभी बैंगलोर का जीटीओ डे 1, जीटीओ डे 2, इनकी कुछ मेमोरीज वगैरह, कमांड टास्क कैसा रहा, लेक्चरेट वगैरह, पीजीटी जीटीओ वगैरह में कैसे आइडियाज दिए, ये सब वगैरह, जीटीओ का मतलब कुछ भी। जीटीओ मेरा मतलब बैंगलोर का जो तीनों एसएसबी में जो बेस्ट गया था मेरा बैंगलोर का गया था, वो काफी अच्छा गया था। जीडी लेक्चरेट तो बहुत खतरनाक गया था। मतलब लेक्चर मैंने तीनों एसएसबी में जो फोर्थ फोर्थ टॉपिक होता है उसी पे बोलते हैं कि उतना हाई लेवल है नहीं मेरा बोलने वाला। तो नहीं पर तो क्या टॉपिक बैंगलोर था? बैंगलोर वाले क्लाइमेट चेंज, और पर सिंपल ही क्लाइमेट टॉपिक था। चेंज। अ, नहीं नहीं, पर बढ़िया अच्छा बना, टॉपिक था भाई। हाँ। फोर्थ था, तो यही था। और ऐसा थर्ड फोर्थ टॉपिक, अगर तुम अच्छा बोल पा रहे हो तो वो ज्यादा मैटर करता है, तुम परफॉर्म कैसे कर रहे हो। वो तो मैटर करता नहीं है, वो तो पता ही है। पर और जीडी भी अच्छा था, जीपी जीपी काफी अच्छा गया था मेरा ये वाले में। जीपी में मतलब जो मेरा प्लान था वही मैंने मतलब ग्रुप से बुलवा दिया था पूरा, कैसे भी ना कैसे करके, क्योंकि मेरा प्लान काफी अच्छा था, बहुत अच्छा प्लान था मेरा। तो मैंने ग्रुप से मतलब कन्विंस करा दिया था मैंने पूरा ग्रुप कि यही प्लान रखते हैं फिर। और पीजीटी वगैरह, मतलब पीजीटी मेरा इतना अच्छा जाता नहीं है, मेरे मतलब इतने आइडिया निकलती नहीं है। तो तीनों एसएसबी मेरे पीजीटी इतने अच्छे गई नहीं है कोई भी। मतलब बेसिक आइडिया मैं दे पाता हूँ, पर इतने मतलब जो फोर्थ और जो फोर्थ वाला होता है ना, उसमें तो खैर कोई नहीं दे पाता, कोई कोई होता है जो दे पाता है, तो काफी हार्ड हो जाते हैं फोर्थ वाले में तो पीजीटी में। तो पीजीटी में भी मतलब बेसिक आइडिया दे पाता हूँ, ज्यादा मतलब दे नहीं पाता आइडिया वगैरह। पीजीटी मेरा मतलब ये जो अट्टावल्ली वाले हैं इतने अच्छे हैं नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज है। कमांड टास्क कैसे मैनेज किया? उसमें तो तुम ही कमांडर हो। हाँ हाँ, कमांड टास्क तो हो ज्यादा था मैंने, मतलब कमांड टास्क मेरे से हुआ नहीं था, मतलब काफी टफ दिया था। तो वो देखा मैंने, मतलब सर ने जब दिखाया था मेरे को, जब ही नहीं आइडिया आ रहे थे, जैसे ही उतरा मैं उसमें, तो ब्लैंक ही हो गया पूरा, वो तो हो ही नहीं रहा था, जो पहला स्ट्रक्चर था मेरे से हुआ ही नहीं वो। तो पहले 10 मिनट तो मेरे उसी में निकल गए, मैं खड़ा ही रहा, क्योंकि एक बार मेरे दिमाग में आ ही गया था कि मैं कि ये मेरे से होने वाला ही नहीं है, फिर वो हुआ ही नहीं। सर कह रहे जिंदगी में आगे जाओ, दूसरा करो। फिर दूसरे पे गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे गया, तीसरा भी हो गया था, चौथे पे गया, चौथा भी हो गया था। फिर चौथे में सर ने रूल हटा दिया था, मतलब वो जो व्हाइट था उसको ब्लू कर दिया था। तो फिर ब्लू वाला मेरे से हुआ नहीं था, जैसे ब्लू कर दिया था सर ने। फिर पांचवे भेजा, पांचवा हो गया था मेरे से, मतलब दो तीन हुए थे, दो तीन नहीं हुए थे, वो थोड़े मतलब काफी हार्ड थे वो। तो अच्छा, वहाँ थोड़ा कमांड टास्क मतलब तुम्हारा मेनली वैसे वाला था, एक स्टार्ट लाइन है और एक फिनिश लाइन तक पहुंचना है, उसके बीच में स्टार्ट और फिनिश था, उसके बीच में 5 स्ट्रक्चर थे। तो सब 5-6 सबसे स्ट्रक्चर थे, तो अलग अलग अप्रोच सर ने पूछी होगी।
तो एक मतलब हुआ था हाँ जो भोपाल वाला था, उसमें अलग था, मतलब उसमें सर्कल सर्कल वाला था, जो बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला उधर होता है, वो था उसमें। उसमें क्या था कि तीन तीन रास्ते थे अंदर जाने के, बीच में बम था। तो सर ने कहा था कि अ, तुम जाना अंदर, और जैसे तुमको टैप कर दोगे तो बम हो जाएगा डिफ्यूज, ठीक है, फिर तुम बाहर आ जाओ। तो ये बेसिक था। मैंने बुलाया अपने दो दोस्त, तो फिर जो मेरे को वे अच्छी लगी, मैं अंदर गया और बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया मैंने, एक वे से, है ना। तीन वे थी अंदर जाने की, तो एक से कर दिया अंदर। अब सर ने कहा और कि दूसरे से जिस बाहर आना है। हाँ, ना दूसरे से बाहर नहीं आना, सर ने ये नहीं कहा था दूसरे से जाना है। तो सर ने कहा जिससे तुम अंदर आए हो ना, उससे तुम, वो टूट चुका है, उससे तुम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। अभी सर ने कह दिया, ठीक है, मतलब सिंपल था कि उससे बाहर नहीं जाना है। पर पता नहीं मैं उसमें क्या था उस समय, मेरे उसमें दिमाग में, या फिर कुछ तो मतलब चल रहा था, तो मैं उसी से बाहर जा रहा था। तो फिर सर मेरे को कहते हैं कि जेंटल इधर आओ, कहते एक घंटे में ये टूट चुका है, ठीक है। तो फिर मैं क्या, हाँ सर टूट चुका है, फिर वापस गया। फिर फिर मुझे पता चल गया कि इससे बाहर नहीं जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे अपने दो दोस्त को अंदर बुला रहा हूँ उसी रास्ते से। तो मतलब टूट तो चुका ही है, उसे अंदर भी नहीं आ सकते। तो सर कहते जेंटल इधर आओ, कहते जेंटल टूट चुका है, ये टूट चुका है। तो मैं कहा, हाँ सर ये टूट चुका है। फिर मैं फिर गया। अब मुझे पता चल गया था कि ये टूट चुका है, अब मतलब इसका यूज नहीं करना है। हाँ, तो मैंने उसे निकालता हूँ, पट्टा निकालता हूँ उसमें से, मैं पट्टा तो फंसा हुआ था उसमें। सर को लगा ये फिर कुछ कर रहा है, कि फिर कुछ ये मतलब इसका यूज कर रहा है उसका। सर कहते हैं कि जेंटलमैन इधर आओ। फिर वापस बुलाया, तुमको तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है, ये टूट चुका है जेंटलमैन, ये टूट चुका है। फिर जैसे ही सर ने कहा, फिर मेरे को हंसी आ गई। मैं कहा सर मुझे पता है टूट चुका है, मैं इसका यूज थोड़ी कर रहा हूँ। मैं पट्टा निकाल रहा हूँ। अब मैं हंस रहा हूँ, पट्टा वैसे मुंह पे रख के हंस रहा हूँ मैं पट्टा। मेरे बाकी जो दोस्त थे वो भी हंस रहे हैं कि क्या ही कर रहा है। फिर फिर मैंने पट्टा वगैरह निकाले, फिर दूसरा रास्ता अपनाया, फिर मैं बाहर गया। तो वो एक काफी मतलब बहुत बड़ी गलती थी ये, जो मुझे लगती है, क्योंकि एक बार मतलब सर ने कहा तो सुन लेना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है। वही। मतलब सुन तो किया था, पर पता नहीं वो क्या था दिमाग में, कि दिमाग में घुसा नहीं मेरे कि करा गया मैंने, मतलब मेरे को अब तक समझ में नहीं आता मैंने करा क्यों था वो, ऐसा था चलो वो वो। तो अब टाइम टाइम की बात है, उस टाइम दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा। पर जैसे तुमने अभी कहा कि तुम्हारे बैंगलोर वाले एक्सपीरियंस में पहले तुम्हें कमांड टास्क में लगा आइडिया नहीं आया पहले वाला, तो मतलब और फिर भी तुमने आगे जाके इम्प्रूव कर दिया, दूसरा पार कर दिया, तीसरा वाला पार कर दिया, चौथा पार कर दिया। तो जिसपे मैं लगा पा रहा हूँ इससे कि मतलब तुम्हें एक टास्क के लिए ही पूरा वो नहीं हो जाना। अगर तुम्हारे एक टास्क खराब हो रहा है, पर तुम्हारी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस एसएसबी में या जीटीओ में अच्छी है, तो तब वो हर्डल नहीं बनेगा। मतलब तुम्हारी उसको वो वो कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे कि ओवरऑल पर्सनैलिटी ठीक है, बाकी टास्क में अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम इस बंदे को ले सकते हैं। हाँ, मेन तो एसएसबी की यही बात है ना, कि ओवरऑल देखी जाती है, एक एक तो देखा नहीं जाता, एक मतलब एक पर्टिकुलर टेस्ट पे देखा नहीं जाता है। साइक ऐसा नहीं कि साइक के बेसिस पे जज करेंगे, पूरा ओवरऑल देखा जाएगा। अब उसमें जीटीयू में तुम कमांड टास्क में मतलब जीटीयू के अंदर कमांड टास्क के अंदर तुम एक स्ट्रक्चर नहीं कर पाओगे, तो वो क्या ही मैटर करता है। हाँ तो ये बस हाँ, तो अब वही है वही ना, देख। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो आगे वाले टास्क भी खराब करते हैं अपने। तो वो वही तुमने अपना नहीं करा, तो ठीक हो गया। अब उस चीज को बस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है कि नहीं हुआ, फिर वो ये है, अगर उस चीज का प्रेशर ले लिया, वो आगे फिर वो करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। फिर अगला भी अगर तुमको आता भी होगा तो भी नहीं होगा वो। तो वही है, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ ही दो, फिर क्या ही है। मतलब उस चीज को आगे नहीं लेके जाना है, उस प्रेशर को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है आगे। ओके, तो ओवरऑल मतलब जर्नी बैंगलोर का एक्सपीरियंस तुम्हारा बहुत अच्छा रहा। टोटल 5 दिन तुमने एंजॉय किया, उसके बाद मेडिकल की तुम्हारी अलग ही यादें हैं, जिसमें मेडिकल तुम जिसमें तुमने बहुत बार गालियां खाई है। फिर मुंह बना के सॉरी सॉरी बोल के मामले को सुलटाया। फिर अभी मुझे तुम्हारा पता चला कि एएमबी के बाद बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। मतलब ऐसा था कि एएमबी में अनफिट हो गए थे, और कुछ पता नहीं था, क्लियर नहीं था कि जा पाऊंगा अकेडमी इस टाइम भी कि नहीं जा पाऊंगा। तो उस टाइम पे मतलब क्या हाल था? पहला तो यही था कि मैं एसएमबी में अनफिट हुआ है ना बैंगलोर से, तो मुझे लग रहा था एएमबी फिट हो जाऊंगा। अ, अब एएमबी भी अनफिट हो गया है ना, एएमबी अनफिट में एएमबी हुआ। में तुम्हें आइस के लिए, आइस की पावर के लिए अनफिट था ना? पावर नहीं, अनकरेक्टेड विजन, पावर तो मेरा सही था। अनकरेक्टेड विजन। दो तरह के विजन होते हैं, करेक्टेड और अनकरेक्टेड। करेक्टेड में मतलब लेंस वाला विजन, वो होना चाहिए आर्मी के लिए -2.5 से अंदर अंदर। अनकरेक्टेड होता है बिना चश्मे का विजन, वो होना चाहिए 6/36, दोनों आएगा आर्मी के लिए। मेरा था 6/60 बोथ आइज।
तो उसमें अनफिट। तो तब एएमबी एएमबी अनफिट हुआ दिल्ली से। उसके बाद मतलब काफी लोगों से पूछा था मैंने जो इसमें अनफिट हुए थे, काफी दोस्त वगैरह थे, तो बता रहे थे कि मिल जाती है आरएमबी। तो मुझे लग रहा था आरएमबी, मैं तो बता ही था कि आरएमबी मिल जाए बस एक बार। तो मुझे लग रहा था कि आरएमबी फिट हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई आरएमबी अनफिट नहीं हुआ था, इस चीज में कोई नहीं हुआ था। मतलब 3-4 लोगों से मैंने पूछा था, उसका भी पता था तेरे को, बिश्नोई का। तो फिर अब आरएमबी आई नहीं थी, महीना हो गया। और ठीक है, जो मेरे बाद वाली जिनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी एमबी कॉन्फ्रेंस, है ना, काफी लोग की, मेरे दोस्त थे इनकी हुई थी। मेरी हुई थी 12 अगस्त को एमबी कॉन्फ्रेंस। काफी लोग की 19 अगस्त को, 21 अगस्त को, 25 अगस्त को, सबको कॉल आ गए थे। मुझे ही नहीं आया था मतलब। तो उसके बाद तो मैंने मान ही लिया था कि अब मतलब आने ही नहीं वाला अब तो, बस। अब फिर मैंने मतलब छोड़ दिया था, सही सही बताऊं तो, कि अब मतलब अब नहीं आने वाला कॉल। अब कुछ सोचो आगे बैठ के कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने आगे का पूरा प्लान बना लिया था कि अब मेरे को आगे क्या करना है ना। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा मतलब जो अपना एनडी 152 है, इसका रिजल्ट भी नहीं आया था तब तक। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। तो अटेम्प्ट तो खत्म हो ही गए थे फिर। तो फिर मैंने आगे सोच रखा था कि अब मतलब कॉलेज पे ध्यान देना है ना। फिर कॉलेज में आगे सीटीएस वगैरह ट्राई करेंगे, जब तक मतलब कोई कॉलेज में पार्टिसिपेट वगैरह करता रहूंगा। तो कॉलेज पे मतलब मेन फोकस करूंगा, और बाकी सीडीएस, मतलब सीडीएस आ गया था दिमाग में, जब सीडीएस करना है जो करना है। मतलब बैकअप प्लान आपका कॉलेज का था रखा हुआ और सीडीएस का था रखा हुआ, बट फिर हाँ वो फिर ये किस्मत ने साथ दे दिया, आरएमबी का कॉल आ गया। आरएमबी आ गई तो कुछ भी हो गया। तो मतलब आपने कोई इसके लिए रेमेडी वगैरह करी थी, इसके जो अनकरेक्टेड रीजन है उसको? रेमेडी मैंने दिल्ली में एक वो है, क्या कहते हैं, एक आई केयर सेंटर है, उधर गया था। वहाँ क्या है, आई योगा से विजन ठीक करते हैं नेचुरली। तो आई की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करवाते तो हैं। कुछ फर्क पड़ा? हाँ फर्क तो पड़ा हुआ। तो लास्ट में कितनी आई आर में रेडिंग? मेरी 6/18 आई थी। तो 18 आई थी, हाँ, तब तो आ ही गए थे रेंज में। तो फाइनली सत्यपाल, अब मैं मतलब आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब इस इंटरव्यू को एंड की तरफ ले जाते हुए, क्योंकि आपने अपनी पूरी जर्नी वगैरह का बताया है, तो कोई भी ऐसे बेस्ट मेमोरी इंसिडेंट वगैरह जो आप शेयर करना चाहें अपनी तीनों एसएसबी का, कोई ओवरऑल इंसिडेंट, मतलब जैसे आप कहीं बाहर घूमने आ रखे हो और तब कुछ हो जाए, मतलब जब फ्री पास आपको अवेलेबल हो उस टाइम पे कुछ मेमोरी बनाई हो बेंगलोर वगैरह में, तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट तीनों एसएसबी का, कि कहीं का भी, मतलब कुछ भी याद है? मतलब इलाहाबाद और भोपाल में तो बाहर जाने देते नहीं है, वहाँ का तो अंदर की एक्सपीरियंस है। एक तो ये इलाहाबाद वाला, वो पंडित वाला, ठीक है, वो तो याद ही होगा। ठीक है। और बैंगलोर में एक बार हम बाहर गए थे घूमने के लिए। तो उसमें क्या हुआ था, हम आ रहे थे एसएसबी सेंटर की तरफ। तो शाम के वही बज रहे थे, 5:30-6 बज रहे थे। तो उसमें हमारे क्या है, सामने से एक बंदा, मतलब हम एक बंदे के पीछे चल रहे थे। तो एक बंदे के हाथ में फूल थे, ठीक है, वो उसके पीठ के पीछे फूल लेके जा रहा था। और एक हाथ में उसके मोबाइल था, वो बात कर रहा था किसी से। तो अब बात कर रहा था, और हम उसके पीछे थे, हम कितने 5-6 लोग थे करीब। तो हमें लगा कि मतलब कुछ ये मतलब करने जा रहा है, क्योंकि हाथ में पीछे फूल दे तो मतलब किसी को सरप्राइज ही दे रहा होगा। तो ये नहीं पता था किसे दे रहा है। तो उसके सामने से एक लड़की आ रही थी, वो भी फोन पे बात कर रही थी। तो हमें लगा मतलब इसी को दे रहा है सरप्राइज। तो उसने फिर हाई भी करा उसको ऐसे करके। तो हमें पता चल गया कि इसी को दे रहा है। फूल मतलब काफी अच्छे फूल थे, ऐसे बड़ा सा वो था, गुलदस्ता था। तो एक कहता कि मतलब ये इसको वो करने वाला है, प्रपोज करने वाला है ये इसको। तो जैसे ही करेगा ये प्रपोज, तो सारे ताली बजाने लग जाना। ठीक है, थोड़ा मूवमेंट बन जाएगा उस बंदे के लिए भी, कि चलो कुछ हो गया। ठीक है, तो हम सारे वहाँ खड़े हो गए ऐसे करके झुंड बना मूवमेंट के। बनता है, डिफेंस वाले तो होते ही ऐसे, मूवमेंट बनाने से ज्यादा बिगाड़ने में ज्यादा माहिर होते हैं। मतलब हमें तो लगा मतलब बंदे ने कुछ तो सोचा ही होगा, अगर प्रपोज कर रहा है तो बस सोचा ही होगा कि हाँ हम्म, करेगी तभी तो। और उसने फिर हम्म। ऐसे ऐसे करके वो दिया, फूल दिए उसको। तो जैसे ही फूल दिए, फिर हमने ताली बजाई खतरनाक वाली। तो उसने बीच में वोटिंग भी कर दी, हुआ करके। तो फिर जो लड़की थी उसने उसको मना कर दिया ऐसे करके, बोल दिया चलो टाटा बाय कर अरे, दिया। उस वो बेचारे बंदा का नहीं दिल रहा। टूट गया। और हम सोचे कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि एक तो उसने साला मना कर दिया है, ऊपर ताली बज गई है, वो हो गया। वो फिर और प्रेशर में आ गया कि साला बेइज्जती हो गया, मतलब एक तो ये बेइज्जती होगी, और ऊपर से ये डबल बेइज्जती हो गई। तो वही था, मतलब सोच फिर समझ के करना चाहिए। फिर फिर वहां क्या से भाग उसने के तुम्हें कुछ नहीं, बोला? भाग के आगे वहां से पीटता हमको कर रहा और क्या। बहुत अच्छा, तो चलो फाइनली अब मतलब आपको पता है कि बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी
तैयारी कर रहे हैं पर मतलब वो सक्सेस नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं किसी स्टेज में रुक जा रहे हैं, फिर रिटर्न में रुक जा रहे हैं, या फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस में वो आउट हो जा रहे हैं बार बार, या फिर कॉन्फ्रेंस में आउट हो जा रहे हैं, रिकमेंडेशन तक नहीं वो पहुंच पा रहे हैं, और काफी टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं, काफी साल से मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से थी, आपने किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट किया, आप क्या उन्हें अपनी तरफ से सजेशंस देना चाहोगे जो एस्पिरेंट्स ट्राई कर रहे हैं इस चीज अपने गोल को पाने के लिए? आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपना टाइम मैनेज करें, क्या किस तरीके से रिसोर्सेज यूज करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, जिससे, क्योंकि आप उन्हें अच्छा गाइड कर सकते हैं। आपने 5 बार रिटर्न दिया जिसमें से कि 4 बार आपका क्लियर हुआ है, तो आप एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, तो आप बताइए। मेन तो यही है, पहले अगर मतलब अगर तुम्हारा नहीं निकला रिटर्न, है ना, मतलब मेहनत अगर तुम कर रहे हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है मतलब अगर मेरा मेरा नहीं निकलता रिटर्न, तो पहली बात तो ये है तुमने मतलब मेहनत नहीं करी है ना। अगर मेहनत करी होती तो रिटर्न निकल जाता। पहला तो ये, पहले तो मतलब देखो कि मेहनत तुम असलियत में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। अगर मेहनत करने के बाद भी नहीं निकल रहा है, नहीं नहीं निकल रहा है रिटर्न, तो मतलब तुम मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, है ना। मतलब तुम कुछ गलत स्ट्रैटेजी या गलत गलत तुम्हारा प्लान है ना, तो उसमें कुछ तुम्हें चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना। और काफी मतलब जो यूट्यूब चैनल वगैरह हैं वो प्लान वगैरह भी काफी बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, है ना। तो उन्हें फॉलो कर सकते हो, है ना। काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, है ना, जो मतलब सालों से इसमें पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में, है ना। और बाकी एसएसबी के लिए तो यही है कि मतलब एसएसबी के लिए कोई एक प्रॉपर प्लान तो सबके लिए वो नहीं है, वैलिड नहीं है कि जो मैंने करा अगर कोई दूसरा बंदा भी वही करे तो उसके लिए वो भी हो जाएगा, है ना। सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग है ना। बाकी ये मेहनत करते रहो और क्या ही है, बाकी तो हो ही जाएगा किसी ना किसी दिन। तो वही जिसने मेहनत करनी रोक दी उस दिन तो फिर कभी नहीं होगा, है ना। वही है, मेहनत हाँ, करते मतलब रहो वही बाकी। है, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, बिलीव करना है अपने ऊपर कि हम कर सकते हैं, और गिव अप कभी नहीं करना है मेनली। मैं वो ये मेहनत करते रहो बाकी जिस फेलियर्स तो दिन किसी। आएंगे, वो फेलियर से सीखना है, क्योंकि अगर पहुंच कर सोचा है तो तब तो लड़ना सीखना पड़ेगा हर सिचुएशन से ना। अब समय तो लगेगा, इतना तो पहले ही कह देता हूँ, है ना। समय तो बहुत लगेगा। मेरे को तो तुम्हारी बहुत भी समय लगेगा। जर्नी 2000 तुम्हारी भी जर्नी 2021 से स्टार्ट हुई थी, हाँ, 12th में, फाइनली 2023 में पूरी होने जा रही है। हाँ, अभी करीब अब जो करीब। ज्वाइनिंग तक का टाइम है, इसमें इस टाइम में क्या करोगे, मतलब कुछ सोचे है अपना, थोड़ा फिजिक वगैरह पे काम करोगे थोड़ा, क्योंकि वही है मेनली एकेडमी में जाने से पहले थोड़ा रनिंग वगैरह ना। सोऊंगा थोड़ा ये थोड़ा सोऊंगा अभी और बहुत थक चुका होगा एकेडमी में, सोने तो देंगे नहीं। वही है और क्या, सोने जब वही है, सोने को वहां नहीं मिलेगा तो इधर ही सो लो और क्या ही है। फिजिक बहुत वगैरह सही है, बहुत। एक तो बना ही देंगे वो लोग और क्या ही है। हाँ, वही, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना टाइम निकाला, और जो दूसरे एस्पिरिंग एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको अपना वैल्यूएबल सजेशंस वगैरह दिए, और वो किस तरीके से क्या क्या रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह से फॉलो कर सकते हैं, और कैसे अपनी रिटर्न वगैरह कर सकते हैं जर्नी, और रिटर्न रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। बाकी मेमोरीज वगैरह अपनी शेयर करी आपने, ये आपको बताता है कि आपका कितना लाइवली वगैरह बिहेवियर था, रिजेक्शन वगैरह फेस करने के बावजूद आपने ट्राई किया। तो मतलब ये आपको दिखा रहा है कि जो क्वालिटीज एंड डिफेंस वाले की, मतलब वो बचपन से ही हमें ग्रूम करनी पड़ती हैं अपने अंदर, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ग्रो हो जाएंगी। तो हमें ये सारी चीजें अपने अंदर बचपन से ही लेके फेस करना पड़ेगा, जैसे भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशंस बन रही हैं उनको फेस करके आगे चलता रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यपाल, हमारे साथ ये सेशन रखने के लिए, और हम दुआ करते हैं कि आपको जल्दी ज्वाइनिंग लेटर आए और आप अकेडमी में अपने खूब ख्याति पाए। थैंक यू। किसी को भी कुछ भी गाइडेंस वगैरह की जरूरत हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं सत्यपाल के साथ। इंस्टाग्राम आईडी पे मैं डिस्क्रिप्शन में सत्यपाल का इंस्टाग्राम हैंडल पिन कर दूंगा। आप उसमें जाके आप सत्यपाल से हेल्प ले सकते हैं, जो भी उससे सजेशंस वगैरह हो आप ले सकते हैं, उनसे कुछ भी अपना डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, वो आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। तो बाकी कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह होंगे वो आपको सत्यपाल वहीं से इंस्टा के थ्रू आपको बता देंगे, आपको सजेस्ट कर देंगे।